नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, जो मोटे तौर पर अपर कास्ट की पैरवी करती है, दबे छुपे कभी खुलेआम, और माना जाता है कि वो आरक्षण के विरोध में है। आरक्षण को डाइल्यूट करने, उसे ख़त्म करने की तमाम तरह की साजिशों में जुटी रहती है, और उस साजिश को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच से ज़बरदस्त झटका दे दिया गया है। ये झटका क्रीमी लेयर को लेकर है, और क्रीमी लेयर को लेकर आप सब जानते हैं कि अपर कास्ट में काफ़ी सेंसिटिविटी है। अपर कास्ट के जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, वो अक्सर क्रीमी लेयर का बहाना बनाकर पूरी आरक्षण की व्यवस्था को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं, उसे खारिज करने की कोशिश करते हैं, उसमें मीन मेक निकालते हैं, और इस तरह से ये तर्क प्रस्तुत करते हैं कि इस तरह की व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। वो आर्थिक आधार की पैरवी करने लगते हैं। तमाम तरह के बहाने जो आरक्षण व्यवस्था को कमज़ोर करने या हटाने के लिए हो सकते हैं, वो करते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने निश्चित रूप से उस तबके को भी ज़बरदस्त झटका दिया है, और हम सब जानते ही हैं कि वो तबका अभी सुलगा हुआ है, जो यूजीसी का इक्विटी रेगुलेशन आया था, और उसकी वजह से वो पहले ही उबला हुआ है, नाराज़ है और प्रदर्शन वगैरह कर रहा था। और उसके जवाब में फिर जो दलित, पिछड़े, आदिवासी थे, उन्होंने भी इसके पक्ष में प्रदर्शन किए हैं। तो ये मामला अटका हुआ है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन आप गौर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंच अलग अलग तरह से बिहेव करती हैं। इस बेंच में जिसने क्रीमी लेयर के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया है, उसमें सीजेआई नहीं है, सीजेआई सूर्यकांत नहीं है, जिन्होंने यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन एक्ट को रोक दिया था, उस पर स्टे लगा दिया था। तो जो अक्सर कहा जाता है कि कई बार सुप्रीम कोर्ट की बेंच, कौन सी बेंच है, कौन से जजेस हैं, उनके पास क्या केसेस गए हैं, उनके फैसले उस पर निर्भर करते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की एक ऐसी बेंच के पास गया, जिसने इस मामले को दूसरी तरह से देखा, और उसमें एक ऐसा फैसला आया जो वाकई में तर्क संगत लगता है, न्याय संगत लगता है। अब आते हैं कि ये फैसला है क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो आप सब जानते हैं कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशों के तहत ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन घोषित किया गया था, तो उसके बाद देश भर में हंगामा मचा था, और एक मामला सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में उस पर फैसला सुनाया था, जिसको इंदिरा साहनी केस के रूप में हम सब जानते हैं। इस केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी के रिजर्वेशन को मान्यता दी थी, और क्रीमी लेयर की बात की थी कि क्रीमी लेयर यानी जो ओबीसी का अपेक्षाकृत संपन्न और सामाजिक रूप से उन्नत वर्ग है, उसको ये लाभ न मिले, ताकि वास्तविक लाभ जो सचमुच में पिछड़े हैं उनको मिले। और इसी फैसले के आधार पर उस समय की नरसिम्हा राव सरकार ने 1993 में एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया था, जिसमें तय किया गया था कि किस तरह से क्रीमी लेयर को परिभाषित किया जाएगा, और कौन सी जातियों को, ये ओबीसी के संदर्भ में है, ध्यान रखिएगा, एससी एसटी के संदर्भ में इस तरह की क्रीमी लेयर कभी डिफाइन नहीं की गई है, और उसको लेकर भी अपर कास्ट उबलता रहता है कि उसमें भी ये सब होना चाहिए। खैर, वो एक दूसरी बहस हो जाएगी, उस पर हम कभी और बात करेंगे। लेकिन आज ओबीसी को लेकर जो हंगामा होता रहा है, और इससे जो विसंगतियां पैदा हुई हैं क्रीमी लेयर को लेकर, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दे दिया है, और वो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका है, और उन अपर कास्ट के लिए भी जो क्रीमी लेयर को लेकर उबलते रहते हैं। तो मामला ये था कि 1993 में ये ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया था, और उसके आधार पर फिर ये
सिलसिला शुरू हुआ क्रीमी लेयर से, किनको बाहर रखा जाए किनको अंदर रखा जाए। लेकिन 2004 में तत्कालीन सरकार ने एक स्पष्टीकरण पत्र इसमें ऐड कर दिया और जिसकी वजह से एक नया विवाद खड़ा कर दिया। इसमें भेदभाव किया गया था। भेदभाव ये था कि जो सरकारी पदों पर सरकारी कर्मचारी के बच्चे हैं उनके लिए एक अलग कंडीशन रख दी गई, और जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले माता पिता हैं उनके बच्चों के लिए अलग कंडीशन रख दी गई, और जिससे अच्छी खासी विसंगति पैदा हो गई। सिविल सेवा परीक्षाओं में ओबीसी उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर में गलत तरीके से वर्गीकृत किया जा रहा था। खासकर तौर पर यदि उनके माता पिता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों या निजी क्षेत्र में कार्यरत थे, इससे उनके साथ भेदभाव हो रहा था, और इससे मद्रास, केरल और दिल्ली हाई कोर्ट में कई मामले आए जिनको चुनौतियां दी गई, और उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिस पर 12 मार्च को जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की बेंच ने ये महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इसमें सीजेआई नहीं थे, इस बेंच ने ये फैसला सुनाया। अब ये फैसला क्या था इसके पहले हम लोग डिटेल समझ लेते हैं, और फिर मैं उन केसेस की भी चर्चा करूंगा, या क्यों ना मैं उन केसेस की चर्चा आपसे पहले कर लूं जिनकी वजह से ये फैसला आया है या जो भेदभाव के कारण सामने आए थे। तो 3 कोर्ट का मैंने हाई कोर्ट का हवाला दिया है। एक मद्रास हाई कोर्ट का है जिसने 2017 में एक फैसला सुनाया था। ये फैसला वही था कि जो पीएसयू कर्मचारियों के बच्चों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन इस क्रीमी लेयर की परिभाषा के तहत किया जा रहा था। फैसला आया था और उसमें ये कहा गया था कि सैलरी को इनकम टैक्स में, यानी जो दूसरा स्पष्टीकरण था उसमें केवल इनकम को आधार बना लिया गया था क्रीमी लेयर के साथ, जबकि जो डिफरेंस था पर सरकारी और इसमें, सरकार में जो पद था, पद को भी रखा गया था और इनकम को भी रखा गया था, और यहाँ केवल इनकम को बना दिया गया था, और जिससे एक विसंगति पैदा हुई थी, भेदभाव पैदा हुआ था। इस केस को रोहित नाथन वर्सेस अन्य के रूप में जाना जाता है, और ये 2012 के कैंडिडेट्स थे और 2017 में इनके बारे में फैसला हुआ था। फिर एक दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया था 2018 में, उनके साथ भी यही हुआ था और इसमें एक नहीं 12 कैंडिडेट्स ने कैंडिडेट्स जिनके पेरेंट्स पीएसयू बैंक में थे, इनकम के आधार पर रिजेक्ट हुए थे, और उसमें ये फैसला आया था कि उनके साथ गलत हुआ है, और बाद में इस बारे में एक कंटेम्प्ट पिटीशन भी दाखिल हुई थी। इसी तरह से केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। उसमें डॉक्टर इब्सन शाह थे, जो कि वहाँ की एक पीएसयू में उनकी माँ एक क्लरिकल कैडर में थी, एक क्लर्क थी, और वो 2016-17 में कैंडिडेट थे, और उनकी माँ की इनकम के आधार पर उनको क्रीमी लेयर से में रख दिया के अंदर कर दिया गया था, और उनको उसका लाभ नहीं मिला था। तो इससे हुआ क्या, ये सारे इनमें से कई लोग तो सिलेक्ट हुए, लेकिन उन्हें जो कैडर मिलना चाहिए था वो अच्छा कैडर नहीं मिला, क्योंकि उनकी रैंकिंग गिरा दी गई। इस तरह से उनको जो फ़ायदा क्रीमी लेयर में ना आने की वजह से मिलता, वो उनको क्रीमी लेयर में डाल देने की वजह से मिला, और इस वजह से उनको नुकसान हुआ, और यही एक बड़ी समस्या थी इस पूरे विवाद में। अब ये जो विवाद है, पिछले आप जैसा जान रहे हैं कि 2014 के बाद से, जब से मोदी सरकार आई, उसने इसको और भी सख्ती से लागू किया। 2004 में एक सरकार थी यूपीए की, उसने स्पष्टीकरण दिया, गलत स्पष्टीकरण दिया, उससे भेदभाव पैदा हुआ। लेकिन 2004 से लेकर 2014 तक उसको उतनी सख्ती से लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से
जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के कैंडिडेट्स थे उनको उतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन 2014 के बाद, जो कि हम सब जानते हैं कि ये सरकार मोस्टली अपर कास्ट के सपोर्ट की सरकार है और अपर कास्ट को सपोर्ट करने वाली सरकार है, उसने आरक्षण को कमज़ोर करने के लिए इस पर और सख्ती से लागू किया इसे। और इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि केवल 17% ओबीसी सिलेक्ट हो पाए। ये रेट था 17% का जो हासिल किया जा सका, यानी ओबीसी कोटे में फिलिंग रेट केवल 17% रह गया, ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, और जो कि होना चाहिए था 27%, यानी 10% का घाटा। और होता क्या रहा होगा? ये जो 10% का कमी है ये भरे जाते होंगे जनरल कोटे से, जनरल के कैंडिडेट से, तो उनको 10% का लाभ वहाँ पर इस बहाने इस तरीके से भेदभाव करके दिया जा रहा था। तो अब अगर अपर कास्ट के कैंडिडेट्स या पेरेंट्स इस पर चीख पुकार करेंगे तो हैरत नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, तो ये भी अपने आप में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोदी सरकार ही थी जो इस कानून, इस स्पष्टीकरण का दुरुपयोग करके ओबीसी को उससे बाहर रख रही थी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था, स्थितियाँ बदलनी चाहिए थी, और ये बदला है तो अच्छा है। अब इसको ज़रा इस तरह से भी देखें कि जो नियम बने थे इसमें वो नुकसान के तरीके क्या थे। एक तो असमान व्याख्या थी इस कानून में। 2004 के स्पष्टीकरण ने सैलरी को इनकम टेस्ट में शामिल किया, लेकिन पोस्ट इक्विवेलेंस, जो पद की समकक्षता है, तय नहीं हुआ, पर इसे प्राथमिक बनाया, जिससे पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के बच्चे प्रभावित हुए। सरकारी कर्मचारियों के लिए सैलरी को अक्सर बाहर रखा जाता था, भेदभाव कर दिया है। आरक्षण से वंचित हुए, इससे ओबीसी आरक्षण का लाभ वास्तविक पिछड़ों तक पहुंचने के बजाय सीमित हो गया। 2014 से सख्ती बढ़ने पर 2004 से 2014 तक की राजनीतिक संवेदनशीलता के कारण कानून कमजोर रहा, लेकिन 2014 के बाद बढ़ी और उससे हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए। इसका असर क्या पड़ा? सिविल सेवा परीक्षा में 100 से ज़्यादा ओबीसी जाति प्रमाण पत्र रिजेक्ट किए गए क्रीमी लेयर के आधार पर, क्योंकि आपकी इनकम जो है पहले 2.5 लाख थी, फिर बढ़ के वो 8 लाख हुई क्रीमी लेयर के लिए। तो जो इस आय वर्ग से ऊपर थे उनके धड़ाधड़ वो जाति प्रमाण पत्र रद्द किए गए, रिजेक्ट किए गए, और वो सारे जो ये थे ये पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर की पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट थे। तो यही जो मैंने कहा कि ये रिजेक्शन से यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में ओबीसी कोटे में अनफिल्ड सीटें बढ़ी, केवल 17% तक भर पाती थी। तो ये एक साजिश की तरह भी आप देख सकते हैं, एक षड्यंत्र की तरह भी देख सकते हैं कि एक चूक एक सरकार ने की 2004 में। 2014 तक वो सरकार सेंसिटिव थी इस मामले में, उसने इसको उस तरह से फोर्सफुली लागू नहीं किया। गलती तो की और अपनी गलती को उसने सुधारा भी नहीं, और हो सकता है कि उस सरकार में भी अपर कास्ट की मानसिकता वाला कोई व्यक्ति, कोई मंत्री, कोई मंत्रालय रहा होगा, सरकार में भी वो मानसिकता हावी रही होगी, जिसने इस डिस्पैरिटी को, इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। लेकिन उसके बाद वाली जो सरकार आती है वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की व्यवस्था करती है, फोर्सफुली लागू करती है, और सैकड़ों कैंडिडेट्स को इससे आरक्षण से वंचित कर दिया जाता है इस एक गलत कदम की वजह से। तो ये मंशा जताता है कि सरकार का देखिए, ये 3 हाई कोर्ट के फैसले आए एक के बाद एक 2017 में आया, फिर 2018 में आया, फिर 2022 में आया। इन तीनों कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार इनका विरोध करती रही।
अब आप समझ लीजिए कि सरकार इन फैसलों का विरोध क्यों कर रही थी, जबकि तीन तीन हाई कोर्ट एक जैसे फैसले दे रहे हैं। उसके विरोध में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट फिर इन तीनों हाई कोर्ट के फैसलों को सही ठहराता है और जो केंद्र सरकार चाहती थी वो नहीं होने देता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो बहुत सारे गलत फैसले देने के लिए अब जाना जाता है, जहां बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि हमारे लोकतंत्र, हमारे न्यायतंत्र, हमारे समाज के लिए घातक साबित हो रहे हैं, वहीं कभी कभी बीच बीच में इक्का दुक्का ऐसे फैसले भी आते हैं जिनके बूते हमें लगता है कि अभी भी कोई उम्मीद बची हुई है न्यायपालिका से। अभी भी कुछ जजेस हैं जो सचमुच में समाज के बारे में गंभीरता से सोचते हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। उन्हें सोशल जस्टिस की परवाह है, उन्हें डेमोक्रेसी की परवाह है, उन्हें डाइवर्सिटी की चिंता है, उन्हें फेडरलिज्म की चिंता है। क्योंकि अगर तीन हाई कोर्ट ये फैसले दे रहे हैं अलग अलग स्टेट के, तो ये एक तरह का विकेंद्रित जो न्याय व्यवस्था है उसका सम्मान करना भी है कि तीन हाई कोर्ट जब एक तरह के फैसले दे रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट को उनका सम्मान करना चाहिए। किसी एक को हाई कोर्ट ने अगर कहा होता तो भी उसे खारिज करने पर ये सवाल तो तब भी उठते, लेकिन फिर कम उठते। लेकिन जब इतने सारे हाई कोर्ट एक के बाद एक फैसले दे रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मोदी सरकार ने ये ध्यान नहीं रखा। मोदी सरकार ने तीन तीन हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती देने का निर्णय लिया। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आप समझ सकते हैं, और इस पूरी सरकार की मानसिकता को भी समझ सकते हैं कि वो किस तरह से पीछे पड़ी हुई है। तो ये संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ की जो मुहिम है, ये अपने कहीं गलत नहीं है, ये वास्तविक चिंता है और इसके बारे में पूरे समाज को जागृत रहना चाहिए। अन्यथा कभी भी आरक्षण व्यवस्था में सेंधमारी करने की साजिशें जो रची जा रही हैं वो कामयाब हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।